नमस्ते बच्चों। हमारे हिंदी पाठ्य पुस्तक में जो लेसन हमने पढ़ा है जिसका नाम है कुल्लू का दशहरा, इसी पाठ में व्याकरण के संबंध में नया पाठ यहाँ पर सीखने के लिए आ गया है, वो है कारक। बच्चों, कक्षा 7वीं में ही आपने कारक के बारे में जानकारी हासिल की है, लेकिन इस बार फिर हम उसे थोड़ा सा याद करते हैं और समझते हैं कि कारक आखिर है क्या और कारक की विभक्ति चिन्ह किसे कहा जाता है, कारक के कितने भेद हैं। इन सब के बारे में फिर से हम यहाँ पर आज जानकारी हासिल करने वाले हैं। तो बच्चों, यहाँ पर हम देखते हैं कि सबसे पहले उदाहरण देखो। सीता ने गुड़िया खरीदी, चिड़िया पिंजरे से उड़ गई, शेर जंगल का राजा है। इन वाक्यों में कोई न कोई क्रिया है जिसका संबंध सीता, पिंजरे और जंगल इन संज्ञा पद से है। इन संज्ञाओं का क्रिया से संबंध बताने के लिए ने, से, का इन चिन्हों का प्रयोग किया गया है। इस चिन्हों को ही कारक चिन्ह कहते हैं। ये तो आप सबको पता ही है। इन कारक चिन्ह को हटा दिया जाए तो वाक्य अपना अर्थ खो देता है। कैसे, देखते हैं। जैसे कि सीता गुड़िया खरीदी, चिड़िया पिंजरे उड़ गई, शेर जंगल राजा है। बच्चों, ये वाक्य स्पष्ट रूप से अर्थ प्रकट नहीं कर रहे हैं, अर्थात ये अर्थहीन वाक्य है, क्योंकि शुरू में ही इन वाक्यों को हमने देखा था कि जो कारक के चिन्हों से जुड़े हुए थे तो वो वाक्यों को पूरा अर्थ प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर वो विभक्ति चिन्ह निकालने पर ये जो 3 वाक्य है ये तीनों भी अर्थहीन दिखाई दे रहे हैं। इसीलिए हम यह कह सकते हैं कि कारक संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया आदि का संबंध जोड़कर वाक्य बनाने का कार्य करते हैं और इसी पर हम व्याकरणिक दृष्टि से कारक की व्याख्या इस तरह से लिखते हैं। संज्ञा या सर्वनाम का क्रिया के साथ संबंध जोड़ने वाले शब्द कारक कहलाते हैं। है ना बच्चों? करेक्ट है ना? संज्ञा या सर्वनाम का क्रिया के साथ संबंध जोड़ने वाले शब्द कारक कहलाते हैं। बच्चों, इसी कारक के 8 भेद हैं। जी हाँ, कितने भेद हैं? 8 भेद। उससे पहले हम देखते हैं कि ये विभक्ति चिन्ह या परसर्ग किससे कहा जाता है। तो बच्चों, संज्ञा और सर्वनाम का संबंध क्रिया या दूसरे शब्दों से बताने के लिए उनके साथ जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें परसर्ग या विभक्ति चिन्ह कहते हैं। यानी कि जो हमने शुरू में इस वाक्य में देखा था कि सीता ने गुड़िया खरीदी, चिड़िया पिंजरे से उड़ गई, शेर जंगल का राजा है, यह रेखांकित किए गए हुए जो शब्द है ये जो है वो कारक के चिन्ह हैं और इन्हीं कारक के चिन्हों को विभक्ति या परसर्ग कहा जाता है। यहाँ तक आप सबको समझ गया। अब हम इसी कारक के 8 भेदों को सीखते हैं कि वो 8 भेद क्या है, उसकी पहचान किस तरह से है, ये हम आज यहाँ पर सीखने जा रहे हैं। यह ध्यान में रखना है बच्चों कि इस कारक के पूरे 8 भेद हैं। कितने भेद हैं? 8। लेकिन ये 8 भेदों को हम यहाँ पर नहीं सीखने वाले हैं, तो हम पहले 4 भेद का अध्ययन इस पाठ में करेंगे। ओके, तो देखो बच्चों, कारक के भेद में से पहला है कर्ता कारक। कौन सा है? कर्ता कारक। इसका जो विभक्ति चिन्ह है वो है ने। क्या है? ने। इसके देखो, वाक्य में क्रिया करने वाले
वाक्य में क्रिया करने वाले को कर्ता कहते हैं। कर्ता संज्ञा या सर्वनाम होते हैं। जैसे कि विभक्ति रहित एक उदाहरण है, जैसे कि कविता भूल गई। यहाँ पर ये जो वाक्य देखा जाए तो जिसमें विभक्ति रहित यानी कि विभक्ति चिन्ह नहीं है और शब्द वाक्य बना कविता भूल गई। यह जहाँ पर विभक्ति नहीं है, यह अकर्मक क्रिया है और वो भूतकाल में है। जब भूतकाल में क्रिया होती है और वह अकर्मक होती है तो उसमें विभक्ति चिन्ह नहीं लगाया जाता है कर्ता का। दूसरा देखो, जहाँ पर विभक्ति चिन्ह है, जिससे वाक्य है कविता ने पाठ पढ़ाया, जो सकर्मक है क्रिया और वो भी भूतकाल में है। यानी सकर्मक भूतकाल में कर्ता जो होता है वहाँ पर विभक्ति चिन्ह का ने यह परसर्ग लगाया जाता है। तो इस तरह से यह कर्ता कारक है। अब यहाँ पर ध्यान देना है कि ने परसर्ग केवल भूतकाल की सकर्मक क्रिया के साथ ही लगता है, बाकी किसी भी इसमें नहीं लगता। यानी भूतकाल का जो अकर्मक क्रिया है या भविष्यकाल की हो अकर्मक क्रिया तो उसमें नहीं लगता है। दूसरी बात इस कर्ता कारक की ध्यान में रखना है कि वाक्य में प्रमुख क्रिया के साथ कौन या किसने, इस तरह का प्रश्न अगर आप करेंगे और जो उत्तर मिलेगा वह होता है कर्ता कारक। समझ में आ गए? कर्ता कारक यानी क्या? तो क्रिया करने वाला, उसे कहते हैं कर्ता कारक। यहाँ तक आपको अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। जैसे कि यहाँ पर दूसरा भेद है कारक का कर्म कारक, जिसका विभक्ति चिन्ह है को। इसके बारे में देखते हैं। वाक्य में क्रिया का फल जिस संज्ञा या सर्वनाम शब्द पर पड़े उसे कर्म कारक कहते हैं। क्या कहा? वाक्य में क्रिया का फल जिस संज्ञा या सर्वनाम शब्द पर पड़े उसे कर्म कारक कहते हैं। जैसे कि देखो, अध्यापक ने बच्चों को पढ़ाया। दूसरा उदाहरण है अभिषेक बैडमिंटन खेलता है। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो अध्यापिका ने बच्चों को पढ़ाया और अभिषेक बैडमिंटन खेलता है। यहाँ पर को यह परसर्ग लगा है और इस दूसरे उदाहरण में कोई भी परसर्ग नहीं है। इन वाक्यों में बच्चों को तथा बैडमिंटन कर्म कारक हैं, क्योंकि किसे पढ़ाने की जो क्रिया है वो बच्चों पर हो रही है। तो इस तरह से बच्चों जो हैं वो है कर्म कारक, क्योंकि क्रिया का असर इन बच्चों पर हो रहा है और उससे जुड़कर को यह विभक्ति चिन्ह जो है कर्म कारक का वो लगाया गया है। और दूसरे इसमें भी देखो, खेलने की क्रिया हो रही है और वो क्या खेल रहे हैं? तो बैडमिंटन। तो उस बैडमिंटन पर खेलने का असर हो रहा है, लेकिन यहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई विभक्ति नहीं लगी हुई है। अब इसे भी हम समझेंगे कि किस तरह से पहचानना है। तो बच्चों देखो, अप्राणीवाचक कर्म के साथ को नहीं लगता। आपको समझ में आ गया होगा। बच्चों ये जो क्या है? तो ये प्राणीवाचक है, यानी जीवित है, सजीव है। और बैडमिंटन ये निर्जीव है, यानी निर्जीव जो वस्तु होती है उससे कभी भी कर्म कारक का को का प्रत्यय नहीं लगता है। इसी तरह से इसकी पहचान यहाँ पर दी है, अप्राणीवाचक कर्म के साथ को नहीं लगता। समझ में आ गया किस तरह से यहाँ पर सजीव यानी सजीव के साथ को का प्रत्यय लगेगा कर्म के साथ, लेकिन कर्म अगर निर्जीव है तो उसके साथ को का प्रत्यय नहीं लगेगा।
इस तरह से कर्म अगर आपको पहचानना है तो इस कर्म कारक की पहचान करने के लिए आपको क्या करना है, तो वाक्य में पहचान क्या है, तो वाक्य में क्या या किसको, इस तरह का प्रश्न करने पर जो उत्तर मिलेगा वही होता है कर्म कारक। अब ये क्या और किसको, यह प्रश्न हमें क्रिया से पूछना है और उत्तर जो मिलता है वो होता है कर्म कारक। समझ में आ गया बच्चों किस तरह से है ये कर्म कारक। अब हम देखते हैं हमारा जो तीसरा कारक है वो है करण कारक। इस करण कारक का विभक्ति चिन्ह है से। अब इसकी पहचान अब हम देखते हैं पहले कि जिस साधन या माध्यम से क्रिया होने का बोध होता है उसे कारक कहते हैं। उसे कौन सा, करण कारक कहते हैं। देखो, जिस साधन या माध्यम से क्रिया होने या होने का जो बोध होता है उसे करण कारक कहते हैं। अब इसे हम उदाहरण से ही देखते हैं। देखो, जैसे बच्चे खिलौने से खेल रहे हैं, रावण राम द्वारा मारा गया। अब यहाँ पर देखो बच्चों कि बच्चे खिलौने से खेल रहे हैं, यानी यहाँ पर खेलने की जो क्रिया है ये क्रिया किस साधन से हो रही है, तो खिलौने। तो खिलौने से, ये से उसे जोड़ कर आ गया है। तो हमेशा ये से ही नहीं आ जाता है, तो कभी कभी इस से के बदले द्वारा, के द्वारा ऐसे शब्द भी मीन्स परसर्ग भी लगते हैं। देखो, तो यहाँ पर दिया है कि कभी कभी से के स्थान पर द्वारा या के द्वारा का भी प्रयोग होता है। और दूसरा एक महत्व की बात यहाँ पर दी है दूसरी, वाक्य में किससे प्रश्न करने पर जो उत्तर मिलेगा वही कारक जो है वो करण कारक कहलाएगा। तो इस तरह से किससे यह प्रश्न हमें क्रिया को पूछना है। किससे खेल रहे हैं, किससे खेल रहे हैं, खिलौने से, है ना। तो उत्तर मिला राम द्वारा मारा गया। अब यहाँ किससे नहीं तो किस द्वारा मारा गया, किसके द्वारा मारा गया, तो राम द्वारा। तो रावण किसके द्वारा मारा गया, राम द्वारा, मिला ना उत्तर। तो ये जो राम है ये है उसका कर्म है और ये द्वारा उसका करण, यानी यहाँ पर वो दोनों जोड़ने की भूमिका, यानी उसका साधन। यहाँ पर राम को मारने का साधन, रावण को मारने का साधन क्या था, तो राम है। और बच्चे खिलौने से खेल रहे हैं, तो खेलने का साधन है खिलौने। तो इस तरह से यहाँ पर जो करण कारक है, इस करण कारक की यहाँ पर यह पहचान है कि किससे प्रश्न करना है क्रिया को। ओके, अब हम देखते हैं कि हमारा अगला जो चौथा भेद है उस भेद के बारे में हम जानकारी हासिल करते हैं। और हमारा चौथा जो कारक है वो है संप्रदान कारक। इसका विभक्ति चिन्ह है को और के लिए। जहाँ पर कर्ता जिसके लिए काम करता है, कर्ता जिसके लिए काम करता है या जिससे कुछ देता है उसे संप्रदान कारक कहते हैं। जैसे कि अब हम उदाहरण ही देखते हैं। माँ ने बच्चों के लिए कपड़े खरीदे, पिताजी ने रमा को फोन दिया। यहाँ पर देखो कैसे हुआ कि माँ ने बच्चों के लिए कपड़े खरीदे, तो के लिए उससे जुड़कर आ गए, जिसके लिए माँ ने बच्चों के लिए कुछ किया। पिताजी ने रमा को फ़ोन दिया, तो यहाँ पर रमा के साथ को और ये प्रत्यय उपसर्ग जोड़कर आ गया है। बच्चों, किसी को कुछ देने की भाव में हमेशा संप्रदान कारक होता है। ये हमेशा आप ध्यान में रखो। जब हम किसी को कुछ देते हैं तो उसमें
संप्रदान कारक का ही भाव होता है। यहाँ पर क्रिया को जब हम किसको, किसके लिए, किस हेतु, इस तरह के वाक्य शब्द लगाकर वाक्य के साथ अगर प्रश्न पूछा जाए क्रिया के साथ तो उत्तर मिल जाए तो वह संप्रदान कारक होता है। समझे? तो इस तरह से यहाँ पर इस संप्रदान कारक का यहाँ पर पहचान है। तो बच्चों, आज हम जो यहाँ पर कारक सीखे थे, इस कारक के 8 भेद हैं। कितने हैं? 8। ये 8 के 8 हम एक साथ नहीं पढ़ सकते हैं, आपको स्टेप बाय स्टेप उसे सीखना है। तो आज हम इन 4 भेदों पर ही हमारा आज का अध्ययन समाप्त करते हैं। हम अपने अगले पीरियड में इसी कारक के अगले 4 भेदों के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।